हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है और फिर संबंधित प्रश्नों को इसके वीडियो के अंत में हम देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं और आप भी आएंगे भी, और इस किताब में जो दिया है वो भी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है, इस जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। पहले हम समझेंगे बातों को, तब क्लियर कर लेंगे और समझेंगे, तभी तो प्रश्न का आंसर भी दे पाएंगे। तो आपको डबल फायदा होगा। अगर आप बातों को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको पहले समझा रहा हूँ। तो चलिए समझते चलते हैं। कह रहा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा। हमारे शरीरों में रक्षा होते रहना चाहिए हर चीजों का, तभी जाकर हम जीवित रह पाएंगे। उस समय भी यह चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, यानी हम बैठे भी रहते हैं, सोए भी रहते हैं, तब पर भी अनुरक्षण कार्य शरीर के अंदर चलते रहता है। कोई शिकायत बढ़ती रहती है, नई कोई शिकायत बनते रहते हैं। जो टूटी घाव देखते हैं आप, हमारा घाव हो जाता है, कट जाता है, रात भर में ठीक हो जाता है, सुबह अच्छा हो जाता है। क्यों हो पाता है? कहीं ना कहीं अनुरक्षण कार्य चल रहा है, तभी तो। इसीलिए अनुरक्षण जरूरी है। जब हम सो रहे हो या कक्षा में बैठे हो, उस समय भी एक चलता रहता है। उसी अनुरक्षण को कहा जाता है जैव प्रक्रम। यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? तो जो अपने जीवन के लिए जो भी कार्य करते हैं या अनुरक्षण उनके शरीर में होता है, उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो यहाँ से हमने जैव प्रक्रम का परिभाषा जान लिया। जैव प्रक्रम क्या है तो एक बात पता चला। अब क्यों जरूरी है जैव प्रक्रम और कुछ भी जानेंगे आगे। अब अगला बात में हमें एक पॉइंट पता चल रहा है कि क्योंकि क्षति और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बोला कि हमारा रात में ठीक हो जाता है, जो भी सुबह रात भर में कभी भी ठीक हो जाए, उसकी बात नहीं जरूरी रात में ही हो, कट जाता है, घाव हो जाता है, कि बड़ा से बड़ा रोग हमारा ठीक होने लगता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक। जैसे पैर भी टूट जाता है तो बैंडेज कराने के बाद वो ठीक हो जाता है। अगर सोचिए ना अनुरक्षण कार्य होता तो एक बार पैर टूटने के बाद कभी नहीं ठीक हो पाता। लेकिन प्राकृतिक देन है, अनुरक्षण का कार्य होते रहता है, जिस कारण से हमारा जो भी समस्या होता है शरीर में उत्पन्न, वो ऑटोमेटिक ठीक होने भी लगता है। अतः इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। अनुरक्षण के लिए ऊर्जा जरूरी है। बिना ऊर्जा के अनुरक्षण नहीं हो पाएगा और न ही उसके जैव प्रक्रम हो पाएगा। और जब जैव प्रक्रम नहीं हो पाएगा तो चाहे क्षति हो चाहे टूटफूट हो, वो भी नहीं ठीक हो पाएगा। ये बात पता चला आपको? तो क्या पता चला कि क्षति हो, टूटफूट हो, उसके लिए अनुरक्षण प्रक्रम या जैव प्रक्रम जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा। पता चला आपको एक बात? अच्छा, आगे यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। कोई भी जीव हो, ऊर्जा कैसे लेता है? हम ऊर्जा कैसे लेते हैं? बाहर से लेते हैं। कैसे? खाना खा के। वो चाहे खाना में हम कुछ भी खाते हैं, वो बात अलग है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में अस्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। यानी कोई जैव प्रक्रम का प्रकार है। यानी अब जो पढ़ रहे हैं, अब जैव प्रक्रम के प्रकार को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैं बातों को क्लियर कर देता हूँ कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है। तो जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम चलेंगे आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैव प्रक्रम 4 प्रकार के प्रक्रम चलेंगे इसमें। एक होगा पोषण, जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं और अपने शरीर में पोषक तत्व देते जाते हैं, जिसका पोषण का मतलब पालना, पोषना। अब पोषण करने के लिए, पालन करने के लिए अपने शरीर में हम भोजन लेते हैं ताकि हमारे शरीर का पालन होते रहे। वही सब जानेंगे। दूसरा क्रिया होगा हमारा पोषण के बाद श्वसन। मान लीजिए आप खाना खा लिए और वो टूटेगा ही नहीं अपने अणुओं में, ना ऊर्जा में, तो कैसे हमारा शरीर में पोषण हो, हमारे शरीर का जैव प्रक्रम हो पाएगा? तो उसके लिए हम सांस लेते हैं, जो पोषण के द्वारा किए गए भोजन को तोड़ देता है, हमारे शरीर के काम आता है। फिर अब मान लीजिए श्वसन के द्वारा हमने तोड़ दिया भोजनों को, तो उनको अगर वहीं पे पड़ा रहे तब पर भी हमारा काम नहीं आएगा। उसको ले जाना, ले आना सभी शरीर के अंगों में जरूरी है। तो इसके लिए हम परिवहन करते हैं। परिवहन जो कई माध्यमों से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। शरीर में कई सारे सिस्टम है जो उन भोजन अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। जरूरी नहीं हमारे में ही है, ये पौधों में भी पाया जाता है। और जब इनके परिवहन हो जाने से
सब कुछ हो जाने से जो बेकार पदार्थ बचा है उसको निकालना भी जरूरी है। अगर नहीं निकालते हैं तो शरीर में कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक और प्रक्रम करते हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। तो 4 तरह के प्रक्रम करेंगे हम। वैसी बात को इस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ आपको, तो वही आपको ये बताना चाह रहा है। तो चलिए क्लियर कर दिया पूरा टॉपिक, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं। अब इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन और शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो मेन प्रक्रम क्या है? पोषण। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन और शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण। वैसे पोषण का परिभाषा इस तरह नहीं देंगे, दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, तो मैं दूंगा पोषण का परिभाषा आपको। अभी इतना समझिए कि हम भोजन के द्वारा जो पोषक तत्व लेते हैं उसी को कहा जाता है पोषण। अब यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, यानी शरीर उसका बढ़ता है, तो इसके लिए उसे बाहर से और कच्ची सामग्री भी लेना जरूरी है, क्योंकि धरती पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। हमारा शरीर कार्बन से बना है, कार्बन अणुओं से, ये बात आपको पता है। तो जीवन क्या है? कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं, यानी हमारे शरीर में कार्बन बना रहे, उसके लिए हम कैसा खाना खा रहे हैं? कार्बन आधारित खाना ही खा रहे हैं। जैसे आप यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं खेतों में, तो वो भी कार्बन से बना यौगिक है, इसलिए कार्बन की मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अब अलग अलग जीव हैं तो पोषण अलग अलग करते हैं। किसी पोषण में होता क्या है कि कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, कोई जीव को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। उनको कार्बनिक पदार्थ अलग अलग तरीके से लेने का शौक नहीं है, उनका प्रकृति है। ऐसे हम खेतों में धान गेहूं जो भी रोपते हैं उसको खाते हैं, या अन्य कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं, मांस भी खाते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल से, धरती से पानी लेकर, वायुमंडल से CO2 लेकर यूज करता है। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे वो कार्बन लेता है अपना। तो पोषण पढ़ेंगे, इसका एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। पोषण क्या है, पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर इसी टॉपिक में हम श्वसन पढ़ेंगे, श्वसन के तरीके पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। उसी तरह परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन कैसे होता है, क्यों होता है। फिर उसी तरह फिर उत्सर्जन क्या है उसके बारे में, यानी 4 टॉपिक इसी टॉपिक में पढ़ना हम लोगों को। जैव प्रक्रम के इस टॉपिक में ही हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। जो अगर आप प्राइवेट किताब लेते हैं तो उसमें 4 अलग अलग अध्याय करके दिया होगा, लेकिन इसमें एक ही में करके दिया, जिस कारण से इसी में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से टॉपिक नहीं बनेंगे, अलग से अध्याय नहीं बनना है, वो इसी अध्याय में खत्म होंगे। पोषण, श्वसन, फिर से परिवहन और उत्सर्जन इसी अध्याय में होंगे। ठीक, अब देखिए अगला बात बता रहे थे, यहाँ पे हमारा क्लियर किया पोषण के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्लियर करेगा, क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। कोई जीव सोचे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही पर्यावरण हो, तो ऐसा नहीं है। अतः ऊर्जा की ये बाह्य स्रोत भी कई तरह के हो सकते हैं। आ रहा बात समझ में? जैसे पेड़ों के लिए ऊर्जा के अलग स्रोत बनाए गए हैं धरती पे, हमारे लिए अलग है, अन्य जानवरों के लिए अलग है। इसलिए शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की जरूरत होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। तरीका कुछ भी हो, हमारे अंदर एक ही ऊर्जा उत्पन्न होता है, चाहे पेड़ में हो चाहे हमारे अंदर। हमारे अंदर भी ग्लूकोज बनता है, पेड़ों के अंदर भी ग्लूकोज बनता है। तो तरीका चाहे कोई भी हो, ऊर्जा उत्पादन का एक ही तरीका अंदर आने पर। एक बात पता चला आपको कि शरीर के अंदर ऊर्जा इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। करा है ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं, तो हम यहाँ से इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, अब कह रहे यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के अनुरक्षण और शरीर की वृद्धि के लिए। आणविक गति क्या है? तो हमारे शरीर में रक्त की गति, हमारे कोशिकाओं की वृद्धि, वो आणविक गति है। ठीक, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो आगे कह रहा है कि एवं विभिन्न जीवों के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब शरीर में रक्षा का कार्य होते रहने के लिए और शरीर को बढ़ते रहने के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। कौन उपयोगी है? यही ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होता है आणविक गति बनाए रखता है,
फिर अनुरक्षण का कार्य भी बनाए रखता है। शरीर को बढ़ाने के लिए अलग से और अणुओं को बनाने का कार्य भी ये ऊर्जा करता है। तो यहाँ पे भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों ऊर्जा जरूरी है हमें? तो आणविक गति बरकरार रहे, शरीर हमारा अनुरक्षित होते रहे और शरीर बढ़ता रहे, तो उसके लिए और अलग से अणु कैसे बनेंगे? कोशिकाएं ही हमारा अणु है हमारे शरीर के लिए, और वो टूटेंगी तभी हमारे शरीर में अन्य अणुओं का निर्माण होगा। तोड़ने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए। जैसे कोई भी रिएक्शन कराने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, रसायन में, या किसी भी अणु को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। तो ऊर्जा चाहिए, चाहे हमारे लिए चाहे किसी परमाणु अणु के लिए चाहे, ठीक है। इसीलिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। यानी रासायनिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, वो श्रृंखला के रूप में। और देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। यानी हमारे शरीर में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? उपचयन अपचयन। इस बात को ध्यान रखिए। यानी उपचयन अपचयन क्या है, आप रसायन शास्त्र का वीडियो में डाला हूं, वहां से आप समझ सकते हैं कि उपचयन अपचयन क्या है। जब ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है तो उपचयन होता है, निकलता है तो अपचयन होता है। तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है, उसमें वही वाली घटना है। अब अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां ये उपचयन अपचयन। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर स्रोत से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। बहुत से जीव क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम जो है उपचयन अपचयन के लिए क्या करते हैं? हम ही नहीं, बहुत सारे जीव ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार हमारे जो कोशिकाएं हैं उनकी जो जो जरूरत है उनके अनुसार भोजन के स्रोत को उसका विघटन करके तोड़ के उसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो क्या पता चला कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग ही क्या कहलाता है? श्वसन। यहाँ दूसरा भी बोला ना मैंने कि अब हम दूसरा अध्याय जो श्वसन है इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो पहले बताया पोषण जरूरी है, और पोषण से जो हमने भोजन ग्रहण किया पोषण के लिए उसको तोड़ना जरूरी है। तो ऑक्सीजन लेते हैं, उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है श्वसन। अब आगे देखिए क्या पता चलेगा इसमें आपको। कह रहा है एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह, मान लीजिए आपने कोशिका 9 क्लास में पढ़ा होगा कि कोशिका सरल कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है। उत्तक के मिलने से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बातों को कि जैसे पूरे पृथ्वी पर पदार्थों का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु, उसके मिलने से बनता है अणु, उसके मिलने से बनता है पदार्थ, द्रव्य कहेंगे पहले, फिर द्रव्य से बनता है पदार्थ, पदार्थ से बनती है वस्तुएं। मैं पहले परमाणु वाला सिद्धांत आपको समझाता हूँ। धरती पर सबसे सूक्ष्म पदार्थ का सबसे छोटा कण है परमाणु, ये बात आप जानते हैं। इनके मिलने से बना है अणु और इनके मिलने से बना है द्रव्य। जो द्रव्य क्या होता है? एक शुद्ध रूप हो सकता है पदार्थ का, और इन्हीं द्रव्यों को हम पदार्थ बना देते हैं, पदार्थ। और इन्हीं पदार्थों से हम कई तरह की वस्तुएं तैयार कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? उसी तरह कोशिका होता है हमारे सबसे छोटा, शरीर का सबसे छोटा या जीवों का सबसे छोटा अंग है कोशिका। इससे मिलकर बनता है उत्तक, तो उससे बड़ा अंग है। उत्तक के मिलने से बनता है अंग, और अंगों के मिलने से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के मिलने से बनता है शरीर। जैसे जैसे परमाणु का हाल चाल है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंगों का हाल है। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि कुछ जीव एक कोशिका के ही होते हैं, और जो बड़े बड़े जीव होते हैं जिनका शरीर होता है अपना खुद का बड़ा सा, तो उनके और इनके जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो देखिए क्या अंतर है, वही समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि जो एक कोशिकीय जीव है उसका पूरा सतह पर्यावरण के संपर्क में है। पर्यावरण मतलब हवा, वायुमंडल जो भी है हमारे आसपास, संपर्क में उसके, तो संपर्क में तो अतः इन्हें भोजन करने के लिए और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, भोजन हो, गैस लेना देना हो, या वर्ज्य पदार्थ को निकालना हो बाहर,
तो उसके लिए किसी विशेष अंगों की जरूरत नहीं है। एक कोशिका कैसा होता है, गोलाकार हो सकता है, कुछ कैसा भी डिजाइन हो, आप देखे होंगे 9 क्लास में। तो लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक विकल्प अधिक जटिल होता है। अब कोशिकाएं मिलकर बड़े बड़े अंग बनाएंगे तो उसी में सभी कोशिकाएं चिपके हुए, तो सारे सतह बाहर की ओर नहीं है वायुमंडल के संपर्क में, कुछ अंदर की ओर है, तो उनको तो वायुमंडल मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए अब क्या होता है कि बहुत कोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, ये बात हमने जाना। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। देखिए, एक कोशिका का जीव पूरा शरीर हवा से सटा हुआ है, तो हवा भी ले लेता है, भोजन पकड़ भी लेता है और अपने उसी अंग से निकाल भी लेता है। जैसे अमीबा पढ़ेंगे 9 क्लास में, अमीबा वायुमंडल के संपर्क में भोजन ग्रहण कर लेता है, निकाल भी देता है, ठीक। और एक ही कोशिका से सारा काम हो जाता है उसका। लेकिन जो जटिल जीव है उनके लिए विसरण की क्रिया से नहीं हो पाएगा, अतः उनके लिए एक अलग से शरीर बना हुआ है, उनको खाने के लिए अलग मुंह बना हुआ है, पीने के लिए पानी अलग बना हुआ है, फिर अलग आमाशय हमारे शरीर में और भी यकृत है, लीवर है, बहुत सारे सिस्टम बने जिसको हम आगे जानेंगे। अभी इसी तरह समझते चलते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चला कि विसरण की साधारण क्रिया से जटिल जीवों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। विसरण क्या है? गैसों का फैलना। गैसों का फैलना, जैसे धुआं चूल्हे से निकलकर फैलता चला जाता है ना, उसी को विसरण कहते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब जहाँ पे वो है वहां पे मात्रा अधिक है और चारों तरफ मात्रा कम है, तो जहां जहां मात्रा कम है उधर ही फैलेगा ना, तो उसी को ये बात कहा जाता है इस तरीके से। अब हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय यानी जो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। वही अभी बोला मैंने कि कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण से अलग अलग होने के चलते एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अब हम इन विशिष्टीकृत उत्तकों से और जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कैसे कैसे हुआ ये, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्तकों का कार्य है। देखिए, भोजन भी एक विशिष्ट उत्तक ही करता है जो मुख्य गुहा से होकर आमाशय में जाता है, ठीक है। तो भोजन का ले जाने और ले आने के लिए एक विशेष उत्तक बना हुआ है, खून को ले जाने ले आने के लिए एक विशेष उत्तक बना हुआ है, हड्डियों के लिए एक विशेष उत्तक बना हुआ है, मांसपेशियों का एक विशेष उत्तक बना हुआ है। समझ में आ रहा बात? और ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने के लिए भी एक अलग से उत्तक बना हुआ है, यानी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उत्तक बनाए गए हैं शरीर में। अब तो कह रहा है कि अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्तकों का कार्य है, यानी अलग अलग उत्तकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन और ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। भले ही ऑक्सीजन कोई भी खास अंग ले जाता हो और भोजन कोई खास अंग ले जाता हो, लेकिन उनको टूटकर चारों तरफ फैलना जरूरी है, क्योंकि सभी को खाना चाहिए। एक एक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो एक एक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो सभी के पास भोजन जाना जरूरी है। उसके लिए क्या है जरूरी? उसके लिए उनको ले जाना जरूरी है। उसी को कहा जाएगा, इस तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे परिवहन। ये क्या है? परिवहन या परिसंचरण। तो परिवहन तीसरा अध्याय जो होगा इसमें परिवहन पढ़ेंगे, इसी अध्याय में पढ़ेंगे, वही आगे आपको बात समझाएगा। देखिए, तो वही कह रहा है कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन की आवश्यकता होती है। वहन या तंत्र, वहन तंत्र की जरूरत होती है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। मैंने बोला ना, इसमें तीसरा पॉइंट आएगा परिवहन, जो जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट उत्सर्जन के लिए है, तो वो भी समझ लीजिए कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग, कार्बन स्रोत हमने ले लिया, खा लिया पेट में, और ऑक्सीजन आएगा उसको तोड़ने के लिए, उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं? ताकि कार्बन स्रोत टूटे और ऊर्जा दे। तब ऐसे उप उत्पाद भी बनते हैं। उप उत्पाद जो हमारे आवश्यक नहीं है, उसी को उप उत्पाद कहा जाएगा, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। ये क्या होते हैं उप उत्पाद?
अनुपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, खराब। अगर शरीर में रह जाए तो हमारे शरीर में समस्या पैदा कर सकता है। इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अब इस प्रक्रम को जो कहा जाता है उत्सर्जन, जो अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो कह रहा है अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, इस प्रक्रम को कहा जाता है उत्सर्जन। बात समझ में आई? अब देखिए, यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। तो उत्सर्जन के लिए भी एक विशिष्ट ऊतक बनाया गया। मैंने अभी बताया कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऊतक बनाए गए हैं शरीर में। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। क्या पता चला कि परिवहन क्यों जरूरी है? तब भोजन पहुंचाने के साथ साथ जो अनावश्यक पदार्थ है उसको भी इस उत्सर्जन वाले ऊतक के पास पहुंचाने का कार्य करता है परिवहन। तो अब चलते हैं, हम लोग समझ गए कि जैव प्रक्रम में 4 पॉइंट जरूरी है। पहले पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन, तब उत्सर्जन। हो गया क्लियर? अब संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? मैंने बताया विसरण क्या है? गैसों का फैलना। जहां अधिक है, जहां कम है तो अधिक से कम की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम की ओर जाना है विसरण होता है गैस अणुओं का। अब बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा क्यों नहीं हो पाता? तो अभी हमने देखा कि जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में होता है, तो उसको विसरण से ही गैस मिल जाते हैं और बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं, और वो कणों को भी पकड़ लेता है, खाने वाले कणों को, और उनको उसी शरीर से निकाल देता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के शरीर जटिल होते हैं और सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाती है। अब इसी कारण से ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण के द्वारा नहीं हो पाता, उसके बगल ग्रहण करके फिर शरीर में फेफड़े में ले जाके जहां भी हो यूज करते हैं। ठीक, तो ये बात लिख देंगे। अब एक और प्रश्न, क्या? तो ये इससे नहीं है जो अभी हमने पढ़ा, पिछले वीडियो का है जो मैंने छोड़ दिया था पहले वीडियो का, फिर भी इसको इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ आपको। देखिए कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? वो पहले टॉपिक का ये वीडियो है, वीडियो का ये क्वेश्चन है जो मैं नहीं करा पाया, तो इसमें करा देता हूँ आपको। ये हम जो सजीव का परिभाषा देते थे, चल सकता है, श्वसन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, वो सब क्लियर परिभाषा नहीं है, क्योंकि चल सकता है, वृद्धि कर सकता है, वो निर्जीव वस्तुओं में भी दिखा गया है। तो इसलिए उसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं? अणुओं के संयोजन और विन्यास के आधार पर करते हैं कि सजीव और निर्जीव में अणु किस प्रकार संयोजित है। अब जीवित जो पदार्थ होते हैं या सजीव कहें उन्हें, उनमें अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। एक कोशिकाएं दूसरे से जुड़कर ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अभी हमने जाना क्या क्या बनता है, इससे जीवों का निर्माण हो पाता है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ दूसरे तत्वों के अणु विशेष रूप से जुड़कर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये बात को नहीं लिखा है किताब में आपके, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन होता है कोशिका के अंदर, उनके अणुओं के साथ दूसरे तत्वों के अणु विशेष रूप से जुड़कर, तत्वों के अणु आपस में जुड़ते हैं और जीव द्रव्य बनाते हैं कोशिका के अंदर। अब जो जीवन के मूलाधार है, जीव द्रव्य ही क्या है? जीवन का मूलाधार है। जीव द्रव्य ताजा बना रहता है शरीर में, तो कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं। और ये किसके चलते हो पाता है? तो जो अंदर हमारे अणु है उसके जुड़ने के चलते हो पाता है। अब जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं और जीव द्रव्य केवल सजीव में ही पाया जाता है, इसलिए मूल रूप से जीव द्रव्य ही एक ऐसा पदार्थ है जो सजीवों को सजीव बताता है, और निर्जीवों में ये नहीं पाया जाता, इसलिए वो निर्जीव है, जिसका निर्जीवों में अभाव होता है। आ रहा बात समझ में? ये बात मैंने पहले वीडियो का था जो नहीं बता पाया, उसमें वायरस में नहीं पाया जाता है जीव द्रव्य, इसलिए वो निर्जीव होते हैं, लेकिन कोशिका में आते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना जीव द्रव्य बना लेते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न इससे संबंधित है जो लास्ट है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो मैंने अभी बताया कि 4 प्रक्रम है। वो कौन कौन है? पोषण होना चाहिए, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इस प्रकार वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
और अगले टॉपिक का वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।